मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी हल्द्वानी को सौगात। गौलापार में किया सीवरेज ट्रीटमेंट वेस्ट प्लांट का शुभारंभ। लीगेसी वेस्ट प्लांट का भी किया लोकार्पण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर बोला हमला। भर्ती परीक्षा में हुए धांधली पर उठाए सवाल। कहा सरकार को अगर डर नहीं तो भर्ती परीक्षा में घोटाले की कराए सीबीआई जांच। देहरादून के रायपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम और प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर सड़कों को किया गया अतिक्रमण मुक्त। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मामले की अगली तारीख 2 मई को निर्धारित। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चमोली जिले में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महावीर रावत ने कमेड्रा से गौचर तक बाइक रैली निकालकर रोड शो किया, जहां जिलाध्यक्ष महावीर रावत का जनपद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को चमोली जिले में मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से कार्य किया जाएगा। लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इस दौरान रावत ने प्रदेश के सभी मोर्चे की घोषणा की है। बात करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने ये भरोसा जताया है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उनका जो दिशा निर्देश मुझे मिला है उस पर मैं निश्चित तौर पर चमोली में युवाओं की एक नई टीम, अच्छी टीम, जो कि हम 2024 में जो निकाय चुनाव हैं और अपने लोकसभा चुनाव है उसमें फतेह करने जाएंगे। मैं सभी युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा और चमोली को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। राजधानी देहरादून में अतिक्रमण को लेकर सरकार सजग नजर आ रही है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के रायपुर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाया। एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने कहा कि अतिक्रमण अभियान शुरू करने के 1 हफ्ते पहले से ही लोगों को इस विषय की सूचना दे दी थी, जिसके बाद से अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई शुरू की गई है। शासन और पीडब्ल्यूडी के द्वारा पुलिस के सहयोग से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि रोड चौड़ी हो सके। रोड चौड़ी होने के क्रम में जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी, प्लस हमारी थाने चौकियों की पुलिस है, वो अपना यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करा रही है। साथ साथ में जो महिला और पुरुष पीएसी है वो शांति व्यवस्था सुनिश्चित करा रही है। और मैं एसडीएम सभी यहाँ मौजूद हैं और शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है। जी, ये जो सड़क है पीडब्ल्यूडी का, ये 18 मीटर चौड़ा होना है। इसमें धनराशि भी स्वीकृत है और ये शीघ्र ही 2 लेन बनना है खूबसूरत सा। इसमें पुराना अतिक्रमण है, ये वक्फ बोर्ड की बहुत सारी शॉप्स थी जो बिल्कुल सड़क पर आ गई है। इनको 1 हफ्ता पहले सभी को अनाउंसमेंट भी करा दिया था, निशान भी लगा दिए थे। आज टाइम था डिमोलिशन का, तो मेरी टीम लगी हुई है, पीडब्ल्यूडी से हम सबको डिमोलिश करा रहे हैं। तो ये कार्रवाई तब तक पूरी सड़क को मुझे क्लीन करा। विकासनगर में जीवनगढ़ स्थित ब्राइट एंजल स्कूल में अध्यापिकाओं के हिजाब पहनने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता की जांच के दौरान स्कूल में कुछ मुस्लिम अध्यापिकाएं हिजाब पहनी हुई थी, जिस पर आयोग की अध्यक्षा ने ऐतराज जताया था। वहीं इस मामले में कुछ संगठन अब जिहाद बताकर स्कूल पर धर्म विशेष का धार्मिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं स्कूल के पक्ष में अब अध्यापक, अध्यापिकाएं और अभिभावक भी कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि स्कूल की छवि को धूमिल करने के इरादे से स्कूल के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। बड़ी बात तो ये है, माहौल का तो ऐसा आप सोचिए कि जो माहौल बनाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये जो ब्राइट एंजल्स के जो टीचर हैं वो टॉप ग्रेड के टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी गुड़िया खुद इंप्रूव कर रही है। जो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा चल रहा है ये ना किया जाए, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत तरीके से एक पॉइंट को मत जाइए। 5000 बच्चों के करियर का सवाल है,
लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे। अब ये टीचर है, बताइए ये स्ट्रेस में पढ़ाएंगे या फिर अपना परिवार देखेंगे या फिर स्कूल देखेंगे या फिर टीचर देखेंगे, ये सब चीजें बहुत गलत है। शिक्षा तो प्रभावित हो रही है क्योंकि लोग इस तरह के माहौल बना रहे हैं। तो बल्कि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि हिजाब पहना जाए, बल्कि यहाँ तो कितने मॉमडन्स टीचर्स भी इस तरह के हैं कि जो नहीं पहन कर आते, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं पहना तो उनको कभी कंपेल नहीं किया गया कि आप पहनिए। और हम लोग को तो कहने का सवाल ही नहीं, उन्होंने कभी कहा ही नहीं। जाने कहां पर किस तरीके से नौकरशाह इसको दबाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड इसको दबाने का काम कर रहा है। अभी एक बात और खुलासा कर देना चाहता हूं कि महाविद्यालय डाकपत्थर के अंदर जमीन जो है, यहाँ पे जमीन को लेकर जमीन चुपचाप से दे दी गई और वो अल्पसंख्यक मोर्चे को दे दी, अल्पसंख्यक आयोग को दे दी और वहां उन्होंने दे दिया। अब वहां पे क्या होगा, लव जिहाद का मामला सामने आएगा। पूरी तरीके से जो हिजाब है उस पर बैन लगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर है। यहाँ पे किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन शिक्षा विभाग की यदि नियम विरुद्ध जितने भी स्कूल है उन सबकी जांच कराएंगे इसके बाद। और सभी स्कूलों से भी निवेदन है, यदि आप लोगों के स्कूलों में कोई कमियां पाई गई तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जब हमें पता लगा, हम बाल आयोग में मिले। हम धन्यवाद करते हैं बाल आयोग की टीम का कि उन्होंने 31 तारीख को हम उनसे मिले और उन्होंने 3-4 दिन के अंदर इन पे एक्शन लिया, जहां पे सब कुछ वही पाया गया जो हम बार बार कह रहे थे। इनके यहाँ शिक्षिकाएं हिजाब में हैं, महिला जो वहाँ पे बच्चियां पढ़ रही हैं वो हिजाब में। हमारा जनता से स्पष्ट कहना है कि पीछे आप लोग कह रहे थे कि हम इनको एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहे, ये स्कूल है, हम मना नहीं कर रहे। हो सकता है इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके बच्चे वहां क्या शिक्षा ले रहे ये आपको देखना है। MDDA के अंदर बड़ा क्लियर कट है, इनकी भूमि कृषि भूमि है, तो 100% वो टूटेगी। तो हमारा स्पष्ट कहना है, अपने बच्चों को वहां से हटा लें। लोहाघाट में IND-24 की खबर का बड़ा असर हुआ और तत्काल संज्ञान लिया गया। दरअसल उप जिला चिकित्सालय में जनरल OPD में डॉक्टरों की कमी थी, जिसकी वजह से मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा था, जिनकी आवाज बनकर IND-24 ने इसकी खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर हुआ और चंपावत CMO डॉक्टर KK अग्रवाल ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि जनरल OPD में 2 डॉक्टरों की व्यवस्था कर दी गई है। अब मरीजों को बिना दिखाए वापस नहीं लौटना पड़ेगा। अगले 2 हफ्ते के भीतर OT भी शुरू करवा दी जाएगी। वहीं कहा कि दूर क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, उनको अस्पताल में ही अच्छा इलाज मिल सके, इसको लेकर विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। किया गया तथा उपस्थित पंजिका भी देखी गई, जिसमें 1-2 डॉक्टर्स छुट्टी पर चल रहे हैं। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक डॉक्टर अंकुश वाटला है, वो छुट्टी पर हैं। बाकी डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, इमरजेंसी देख रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स OPD देख रहे हैं। OPD के लिए हमने रति रंजन सरकार को हमने कर दिया है और एक डॉक्टर मंजीत बाराकोट के MOIC वो यहाँ पर OPD की सुविधाएं देंगे, मरीजों को देखेंगे। अगले सप्ताह से ट्यूसडे और फ्राइडे को यहाँ पर फिजिशियन को भी OPD करेंगे। हरिद्वार में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला है, जहां एक दूल्हा विदाई के बाद सीधा LLB के पेपर देने कॉलेज पहुंचा और उसकी दुल्हन बाहर गाड़ी में इंतजार करती नजर आई। छात्र का कहना है कि कल हिसार में उसकी शादी हुई, मगर पेपर होने की वजह से वह सीधा कॉलेज आ गया। साथ ही कहा कि ऐसे पेपर देना कुछ अजीब तो लगा, मगर पेपर देना भी जरूरी था। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्र का 5वें सेमेस्टर का पेपर था, अगर पेपर छोड़ देता तो उसका 1 साल खराब हो जाता। साथ ही कहा कि छात्र ने अपनी प्राथमिकता पेपर को दी, ये काफी अच्छी बात है। प्रोग्राम था वो 2 डेज़ का था। आज की डेट में मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया था, तो वहाँ से आते हुए हमें लेट हो जाता था। तो जो अब और जो रीति रिवाज हैं वो अब जाके करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे ही आना हो गया। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है सर, बट ठीक है, मुझे एग्ज़ाम भी ज़रूरी था मेरे लिए। आज जिस छात्र ने पेपर दिया शादी की वेशभूषा में, उसका LLB 5th सेमेस्टर का पेपर था CPC का। अगर वो बच्चा ये पेपर छोड़ देता तो उसका 1 वर्ष पूरा खराब होता, क्योंकि ये अंतिम वर्ष में है। LLB 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अंतिम वर्ष होता है। अगर ये पेपर छोड़ता तो 1 वर्ष पूरा इसे इंतज़ार करना पड़ता। इस वजह से इसने जो है परमिशन किया कि मैं क्या ड्रेस में दे सकता हूँ, वैसे ये समय से आ गया, डायरेक्ट अपने विवाह से सीधा यहीं आया है
अपने घर ना जा करके इसने पेपर दिया। इसने प्राथमिकता पहले अपने पेपर को दी है। दुल्हन साथ में ही आए थे, वो लोग वहाँ से सीधा विदा करके यहीं पर आया है, सीधा से परीक्षा भवन में ही पहुँचा है वो। तो दुल्हन उसका वेट करती रही बाहर, और जब वो परीक्षा खत्म हुई है तब दुल्हन को लेकर अपने गया है। छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों ने सीएम धामी से भेंट की। राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने देहरादून और मसूरी के भ्रमण के अनुभवों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की, जहां उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता के साथ राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और लोक संस्कृति से परिचित होना सुखद एहसास बताया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के साथ उत्तराखंड के कई मामलों में समानता है। साथ ही कहा कि पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के साथ हमारा हिमालय से जुड़ाव है। प्रदेश के सत्ताधारी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन पहली बार लक्सर में होने जा रहा है, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार से लोकसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और संगठन के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल का शामिल होना निर्धारित हो चुका है। इसके अलावा मंडल सहित जिला और प्रदेश स्तर के तमाम संगठन के पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। 12 फरवरी को लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर स्थित एक निजी पैलेस में आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में नगर पालिका परिषद और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और प्रत्येक कार्यकर्ता के सुझाव पर विचार करते हुए आगे की चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। इस बार जिला कार्य समिति हमारे लक्सर में रखी गई है। हर बार केंद्र पर ही कार्य समिति होती थी, पर उन्होंने इस बार लक्सर को चुना और मैं समझता हूँ पार्टी को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे चाहे प्रदेश और जिले और मंडल के पदाधिकारी होंगे, सभी इस कार्य समिति में रहने वाले हैं कि अभी आने वाले समय में हमारा निकाय चुनाव है, उसके बाद हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, उन पर हमारा क्या फोकस रहेगा, कैसे कैसे में उसकी तैयारी करनी है, वो सभी सारी चीजें हमारे सम्मुख रखी जाएंगी। ऋषिकेश के राजकीय महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने कुलपति और प्राचार्य सहित कुछ शिक्षकों को बंधक बना लिया। दरअसल महाविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव अध्यक्ष सहित छात्र नेता प्रधानाचार्य कक्ष में बातचीत करने पहुंचे। इसी दौरान दोनों पक्षों में चल रही बातचीत अचानक बहस में बदल गई और प्रदर्शन करने लगे। साथ ही माफी मांगने के नारे भी लगाए। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कुलपति, प्राचार्य सहित शिक्षकों को बंधन मुक्त करवाया। वहीं कुलपति ने बताया कि छात्रों के अंदर किसी गलतफहमी को लेकर आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसको कुछ देर की बैठक के बाद निपटा दिया गया। पे लेकर हमारी बहस हुई थी कि हमारे जिसमें गुरुजी थे, तो उस गुरुजी को ने अभी हमारी बैठ के वो बात हुई और उन्होंने हमारी सारी बातें मान ली गई। तो बस यही उसके बाद हमने आपस में समझौता कर लिया, क्योंकि गुरुजी ने हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो हम छात्रों की बात लेके वहाँ पर गए थे, जिस बात पे ये सब हुआ था, वो सब बातें मान ली गई है। जो आक्रोश था वो कुछ और विषय पे था, वो आपस में कुछ गलतफहमियां हो गई थी हम लोगों के द्वारा कि ऐसा कुछ हुआ है, पर गुरुजन है वो हमारे, तो कुछ हो जाता है कभी कभार आपस में समझाते वक्त धक्का मुक्की लग जाती है। ऐसा है, ये छात्र हमारे छात्र हैं और छात्रों को अपनी बात कहने के लिए कई मौके होते हैं और उन्होंने एक दूसरे रूप में कहा और वो मान गए। हो जो सही बात है, सही बात को मान लिया उन छात्रों ने, कोई ठीक है ना। ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं था, ठीक है ना। आपस में जो है कभी मिसकम्युनिकेशन होता है और वो मिसकम्युनिकेशन जैसे दूर हुआ तो सारी। हरिद्वार पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को असलाह के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें, बीते दिन जगजीतपुर के राजा गार्डन स्थित एक आवास में अज्ञात बदमाशों ने कुख्यात गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर मामला दर्ज कर लिया। हत्याकांड में शामिल उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी तीनों बदमाशों को धर दबोचा है। साथ ही उनके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। 3 नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे, उनकी तलाश की जा रही थी।
आज उनको तीनों लोग को, जो अभियुक्त है राजकुमार, उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था, जिसके नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है, जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। मोनी की रेती क्षेत्र की पुलिस ने 5,70,000 के 37 खोए हुए मोबाइल एनजीओ की मदद से ढूंढ निकाले। पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने खुद सभी मोबाइल मालिकों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस लौटाए, जिसे पाकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस दौरान उन्होंने पुलिस का आभार भी जताया। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि किसी भी मोबाइल का क्राइम में इस्तेमाल होने की जानकारी नहीं मिली है। यह सभी मोबाइल उत्तराखंड के अलावा पड़ोसी राज्य से पुलिस ने रिकवर किए हैं। फ़ोन जो है बहुत कामयाबी से मिल गए। मैं तो अपने जो हमारा पुलिस प्रशासन है उन सबकी बहुत 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 ज़्यादा उनको थैंक यू बोलती हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे पुलिस प्रशासन इतनी जागरूक है हमारे प्रति, और हम चारों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहते हैं। और ये रहे वो दोनों फ़ोन जो हमें मिल गए हैं। थैंक यू सो मच। जनपद के विभिन्न थाने चौकियों में जनता के व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि उनका मोबाइल फ़ोन कहीं खो गया है, कहीं गिर गया है। तो इस संबंध में जो जनपद की सीआईओ है, इनके द्वारा इसको खोजने का काम किया जाता है। ये एसओजी सर्विलांस के थ्रू इनका पता लगाती है, और समय समय पर जब भी हमारे पास एकत्रित हो जाते हैं सबको हम इकट्ठा करके वापस। चंपावत के जनकपुर में बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। घर में खड़ी बाइक को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में दर्ज कराई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। जहां चेकिंग के दौरान चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शिकायत के 5 से 6 घंटों के अंदर ही बाइक सहित चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वह किराए के मकान में रहता था, जहां पुलिस ने मकान मालिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आरोपी को रखने के लिए 10,000 की चालानी कार्रवाई की है। थाना टनकपुर का मामला है, और इसमें अंतिम मैसी नाम के व्यक्ति थे, और इनकी 12:30 बजे रात के समय पे बाइक चोरी की सूचना इन्होंने दी थाना टनकपुर को। और उसके बाद से जैसी सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद से एक एफआईआर लिखी गई, और दूसरा थाने में जितने भी हमारे चेकिंग वाले कर्मचारी हैं उन सभी को तत्काल सूचित किया गया कि ऐसी बाइक चोरी हुई है, इस संबंध में चेकिंग प्रारंभ कर दी जाए। तो जैसी चेकिंग प्रारंभ की, लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया था, उस व्यक्ति को हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उसका आपराधिक इतिहास प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी हुई। जैसे इसका आपराधिक इतिहास पता लगेगा हम आगे कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में नगर निगम और अमृत योजना के तहत सर्विस ट्रीटमेंट योजना का शुभारंभ किया। बता दें, इस योजना से गंदे पानी से हल्द्वानी वासियों को निजात मिलेगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी को नशा मुक्त बनाया जाएगा, जिसके लिए नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं चिड़ियाघर के लिए भी जल्द ही पैसा आवंटित कर दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने हल्द्वानी के लिए पैसे दिए हैं और नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है, इससे हल्द्वानी एक सौंदर्य हल्द्वानी कहलाएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर अंतर्गत गांव सन्यासियों वाला से है, जहां राजस्व विभाग ने वसूली न देने पर एक युवक की जमीन को कुर्क कर दिया है। दरअसल किशन लाल को वसूली के 6 लाख रुपए जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। साथ ही वसूली न देने पर जमीन की नीलामी करने की बात कही गई थी। मामले में उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में वसूली का प्रतिशत काफी कम था, जिसके चलते किशन लाल द्वारा 6 लाख की वसूली न देने पर उसकी भूमि को कुर्क किया गया। से वसूली का परसेंटेज काफ़ी नीचे था, तो इस कारण से डीएम सर के द्वारा काफ़ी इसमें नाराज़गी व्यक्त की गई थी।
तो इसी के क्रम में हमारे द्वारा जो वसूली की जा रही थी उसमें किशन चंद नाम के व्यक्ति हैं जो सन्यासी वालों के हैं, तो उनकी ज़मीन यहाँ पर कुर्क की गई है और अभी उनको 1 महीने का समय दिया गया है, क्योंकि 8 लाख की वसूली है तो 1 महीने का समय दिया गया है कि आप जमा कर लें, अन्यथा इसकी नीलामी कर दी जाएगी। देहरादून में फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएमएस फर्जी डिग्री मामले में राजेंद्र प्रसाद उनियाल को टिहरी गढ़वाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान राजेंद्र ने बताया कि उसने साल 2017 में 6 लाख रुपए में फर्जी बीएमएस की डिग्री बनवाई थी। इस मामले में इमलाक खान से 1200 फर्जी दस्तावेज मिले हैं। इन फर्जी दस्तावेजों में यूक्रेन से जारी एमबीबीएस की डिग्रियां भी बरामद हुई। इसके साथ ही 51 मेडिकल कॉलेजों की मोहर भी बरामद हुई है। बीएमएस की डिग्री के माध्यम से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके पास बीईएमएस का सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वहाँ उन्होंने डिग्री है, लेकिन बीएमएस का उन्होंने इमला के माध्यम से फर्जी बरामद किया था और ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे सत्यों में टिहरी में, तो उसकी अरेस्टिंग हुई है। उस इमलाक से हमको लगभग 1200 फर्जी डॉक्यूमेंट विभिन्न राज्यों के, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, यूक्रेन का भी है और उसमें कुछ हमारे मतलब वो जाति चरित्र प्रमाण पत्र वाले भी हैं इसमें डॉक्यूमेंट। कुल मिला के लगभग 1200 डॉक्यूमेंट्स हमको जो फर्जी तैयार किए हुए थे वो मिले। 51 हमको इनसे वो मिला है, विभिन्न राज्यों के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं मोहर मिले हैं। अडानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, जहां कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया है और यदि सरकार सही है तो मामले की जांच कराने से क्यों बच रही है। सरकार जानबूझकर इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ रही है और सदन में भी चर्चा से बच रही है। फेक वो थे शेयर्स जो है उसके बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया और जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों की संपत्ति कह लीजिए या उनके जो है पैसे का क्या होगा, ये बात पूरे देश के अंदर है। और खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने एक ही मांग तो सदन में की कि इसमें जांच होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो या पार्लियामेंट की जॉइंट जो है कमेटी बनाई जाए उसके माध्यम से हो। तो आखिर सरकार जांच कराने से कदम क्यों खींच रही है? इसका मतलब सीधे सीधे सरकार का संरक्षण अडानी को है। सरकार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ उद्योगपतियों को भारत की करोड़ों खरबों की परिसंपत्तियों को पौने दाम पर बिकवा दिया। यही नहीं, हमारी परिसंपत्ति हमारे बैंकों से, हमारी एलआईसी से उनको इक्विटी शेयर्स दिला के, उनको लोन दिला के हमारी संपत्तियों को औने पौने दाम पर उनको बिकवाया है और आज उनके हर चीज़ के शेयर गिर रहे हैं। उनकी पोल खुल चुकी है। कंपनी फेक कंपनी थी वो सब आज डूब रही हैं। हमें डर है कि देश की जनता का जो पैसा एसबीआई में और एलआईसी में लगा वो डूबे ना। इसके लिए हम जनता को अवेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। सरकार जो नहीं होने दे रही है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि जांच में जो नेताओं के नाम सामने आए जिन्होंने इनको संरक्षण दिया उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और अडानी समूह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार करे और जांच बढ़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।